दोस्तों नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की में टाउन प्लानिंग का क्या सिस्टम था, टाउन प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग मेच्योर फेज की जितनी साइट थी, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, यहाँ से क्या क्या जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग मैपिंग के साथ देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशंस की टाउन प्लानिंग, है ना। टाउन प्लानिंग कैसी थी, हम लोग सभी फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 पे देखते हैं टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो प्यारे दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम ये क्लास जो है बेसिकली यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, यदि कोई नेट जेआरएफ की तैयारी करता है ना, या टीजीटी पीजीटी देखता है तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उसके लिए भी एक क्लास एकदम बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जो पूछे गए कंपटीशन में हिस्ट्री से प्रश्न है वह इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हड़प्पा के जो साइट थी उनको 3 भागों में बांटे थे। पहले बांटे थे कि प्री हड़प्पन, दूसरा बांटे थे मेच्योर हड़प्पन का जो फेज था, ठीक है, तीसरा बांटे थे पोस्ट हड़प्पन का जो फेज था। तो मेच्योर हड़प्पन की साइज उसको बोलते हैं। प्री हड़प्पन क्या था, हमने बताया कि हड़प्पा जब अर्बन नहीं बना था उससे पहले की कंडीशन है। पोस्ट हड़प्पन क्या था कि जब शहर का विकास हो गया फिर ग्रामीण जैसे फीचर आने लगे उसको पोस्ट हड़प्पन बोला गया। ठीक है, मेच्योर हड़प्पन क्या था कि जो एकदम नगरीय सीमा एकदम चरम पे थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि देयर इज नो टोटली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी पूर्ण रूप से एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, या कैसे उत्पत्ति हुई और कहाँ से हुई। लेकिन कुछ लोगों का जो कुछ डिफ्यूजनिस्ट थ्योरिस्ट है ना, यानी कहने का मतलब कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से ही हुई है। यानी इनके कहने का मतलब ये है मेसोपोटामियन पीपुल ने ही हड़प्पा का जो है डेवलपमेंट किया था। ठीक है, इसलिए इसकी उत्पत्ति का श्रेय ये लोग मेसोपोटामिया को देते हैं। मेसोपोटामिया जो प्रेजेंटली इराक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, इराक में पड़ता है। लेकिन कुछ ये बात रीजनेबल नहीं लगती है, क्योंकि इराक से लोग आएंगे और इंडिया में जो साइट है हड़प्पा की वो बेसिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान में फैले हुए पाए जाते हैं। और कुछ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, एक आध दो साइड जो है एमपी से और जो है महाराष्ट्र के बॉर्डर से मिलती हैं। लेकिन कहने का मतलब जो मेजर साइट थी वह इन्हीं एरिया में थी। तो कहने का मतलब कोई वहाँ से आए और यहाँ विकास करे और उसका एरिया पीछे रह जाए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से ज़्यादा बैकवर्ड रहे, ये लॉजिक नहीं लगता है। तो इस आधार पे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो उत्पत्ति हुई, इमर्ज्ड हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वह प्री हड़प्पन यानी जिसको हम इंडिजिनस विलेज कल्चर बोलते हैं, जो हड़प्पा का रूरल है ना, रूरल एरिया था, वही चल के जो है प्री हड़प्पन का जो रूरल एरिया था यही चल के आगे विकास करके डेवलप करके जो है किस में बदल गया, अर्बन फीचर में तब्दील हो गया, यानी नगर में तब्दील हो गया। तो प्यारे बंधु ये बात लॉजिक भी लगती है, ज़्यादा रीजनेबल है और यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है इसकी उत्पत्ति के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये मेसोपोटामिया से जो है क्या था कि एकदम जो है मेसोपोटामियन लोग आए थे इसको डेवलप किए थे। ठीक है, प्रेरित हो सकती है, लेकिन ये कहा जाए डेवलप किए थे तो पूर्ण रूप से लॉजिकल नहीं लगता है। तो रीजनेबल यही है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इसकी उत्पत्ति जो है प्री हड़प्पन कल्चर जो इंडिया में था वही जो है डेवलप करके जो है मेच्योर हड़प्पन फेज बना। ठीक है, यह बात ज़्यादा रीजनेबल लगती है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी और पीसीएस का मेंस लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्किंग बढ़ेंगे मेंस में। ठीक है, तो जैसे कि फिर आगे क्या बोला है, एक बात और है
कि इसका जो शेप था वो ट्रायंगुलर था। ट्रायंगुलर का मतलब शेप जो था है ना त्रिकोणी था। अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दैमाबाद है। थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा जो इधर कर्व है यहाँ है मेरठ जिला जो उत्तर प्रदेश का, इसमें पड़ता आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर। यह सबसे पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर यहाँ पड़ता है। नीचे दैमाबाद है, ठीक है। ऊपर है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में, है ना। और उसके बाद जो लास्ट वाली साइट है सबसे पश्चिम में, यह है सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, सुतकांगे डोर। तो कहने का मतलब ये है इसका कुछ एरिया जो है देखा जाए ध्यान से तो त्रिकोणी है ना। इसकी दूरी हमने आपको बताया कि ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। जबकि इसकी दूरी कोस्टल वाले एरिया का हमने बताया था 1300 किलोमीटर था, जबकि ये वाली दूरी कितनी थी? 1400 किलोमीटर थी। कितनी थी? 1400 किलोमीटर थी। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो लेकिन कहा यह जाता है कि जो ये है हड़प्पन कल्चर था वह प्रेजेंटली जो 3 और अर्बन फीचर थे, जैसे कि कौन कौन से थे? मेसोपोटामिया था, इजिप्ट था, है ना, और तीसरा हड़प्पन था। सबसे बड़ा उसमें सबसे लार्जेस्ट जो था, है ना, सबसे लार्जेस्ट जो था, लार्जेस्ट यही था। कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन तीनों में सबसे बड़ा था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेसोपोटामिया के लोग आएँ और यहाँ डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो लॉजिक नहीं लगता है। ठीक है, और मेसोपोटामिया प्रेजेंटली कहाँ पड़ता है? इराक में पड़ता है। इराक कहाँ है ना, आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट से वहाँ से आके जो है ना, अरबियन कंट्री से आके कोई यहाँ पे जो है डेवलपमेंट करे और उसका देश खुद पीछे रह जाए, उसका सिविलाइजेशन, क्योंकि इससे कहीं मोर डेवलप, मेसोपोटामिया से कहीं मोर डेवलप, कहीं मोर मतलब जो लार्ज थी। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? इसीलिए रीजनेबल ये लगता है कि प्री हड़प्पन या इंडिजिनस विलेज जो कल्चर था वही जो है बाद में डेवलप करके मैच्योर हड़प्पन में क्या हो गया? कन्वर्टेड हो गया, यानी अर्बन में बदल गया। तो प्यारे बंधुओं, आई होप आप समझ गए होंगे। रफली कहाँ तक फैला था? राजस्थान तक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान तक। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं तक फैला था, और जगहों पे भी साइट्स मिली हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग में प्यारे बंधुओं आपको दिख रहा होगा कि टाउन प्लानिंग में हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर अर्बन आउटलुक। मतलब इसको जाना इसलिए जाता है क्योंकि इसके जो जितने भी फीचर्स थे, दृष्टिकोण थे, वो अर्बन थे। कैसे थे? अर्बन थे। और जितनी भी प्लानिंग थी बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से थी, है ना, बहुत व्यवस्थित थी। इसीलिए अर्बन फीचर्स थे और बहुत व्यवस्थित थे, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग थी, है ना, एकदम प्लान्ड और एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट किया गया था, जो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या जो फीचर थे। जैसा कि कहा गया है कि मोस्ट केस में ज़्यादातर जितनी साइट मिली है उसमें से अधिकांश साइटों में शहर 2 भागों में बटा था। ठीक है, शहर कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। वे 2 भाग कौन कौन से थे? जैसे कि शहर 2 भागों में बटा था। नंबर 1 था रेस्ड पार्ट, जिसको सीटाडेल बोलते थे। दूसरा था लोअर पार्ट। ठीक है, इसी सीटाडेल को, रेस्ड पार्ट को हम लोग जो है आपको प्रीवियस वीडियो में बताएं कि शहर कुछ सिटी ऐसा था, सिटी का शेप ऐसा था, है ना। 2 माउंड था। इधर वाले को बोलते थे ईस्टर्न माउंड, जो काफ़ी बड़ा होता था, है ना, साइज में। इधर वाले को बोलते थे वेस्टर्न माउंड। क्या बोलते थे? वेस्टर्न माउंड। इसी वेस्टर्न माउंड को ही सीटाडेल बोलते थे, दुर्ग हिंदी में बोलते थे। इधर जो है ईस्टर्न माउंड जो होता था इसको लोअर पार्ट या लोअर टाउन बोलते थे। यहाँ जो है कॉमन पब्लिक रहती थी, है ना, बेसिकली मासिस और लेबर वर्क रहता था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और हाई रैंक के जो प्रिस्ट रहते थे वो रिजाइड करते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है
क्या लिखा गया है कि शहर जो है बेसिकली दो भागों में बटा था। एक सीटाडेल था, रेज्ड पार्ट। सीटाडेल क्या था कि यहाँ का जो घर बना था, मकान बना था, वह प्लेटफार्म में ऊंचा था। प्लेटफार्म में क्या था? ऊंचा था। उसके बाद इस पे घर बना था। जबकि यहाँ का जो घर बना था, ठीक है, यहाँ का ये थोड़ा सा एरिया क्या था? लोअर था। लोअर है ना, ये एरिया क्या था? लोअर था। तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? स्लोप पाया जाएगा। तो यह जो है प्लेटफार्म पे, एक ऊंचे प्लेटफार्म पे बना था, एक लोअर पे बना था, इसीलिए इसको लोअर टाउन ही नाम दे दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। समझ गए? इसको सीटाडेल। आइए, इसकी खास बात है चारों तरफ एक जो है एक फेंस से, चार दीवारी से घिरा था अधिकांश जगहों पे। ठीक है, तो आप अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो प्रीवियस के वीडियो आप सीरीज वाइज देख के आइए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे कि प्यारे बंधुओं, यहाँ पे लिखा गया है कि सीटाडेल जो था, दिस पार्ट ऑक्युपाइड अ स्मॉलर एरिया, या छोटे एरिया में था हमेशा ही। ठीक है, और सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी, यह शहर के पश्चिम में था, इसीलिए इसको वेस्टर्न माउंड बोलते थे। ठीक है, पश्चिमी टीला। ठीक है, रूरल ऑफ द सिटी है ना, लिव्ड हियर, जो शहर के प्रशासनिक और जो कर्मचारी होते थे, हाई रैंक के प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वे लोग यहाँ पे रिजाइड करते थे, रहते थे, है ना। इट आल्सो कंटेंड पब्लिक बिल्डिंग, इसमें कुछ पब्लिक बिल्डिंग भी थी, है ना, और कुछ ग्रेनरीज थे, है ना। ग्रेनरीज का मतलब अन्नागार, जहाँ पे जो है कान को फसल, मतलब आज के समय में आप ये कहें कान को, अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स यानी दुकानें होती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पब्लिक मतलब हाई रैंक के लिए है तो वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे भी पब्लिक बिल्डिंग हुआ करती थी, पब्लिक आए जाए, पब्लिक ऑफिस थी। ठीक है, ग्रेनरीज थे, इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप्स थे। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो कॉमन मास रहती थी वह लोअर टाउन में रहती थी। लोअर टाउन में क्या है लिखा गया है, कॉमन सिटीजनरी रहते थे। ठीक है, और क्या है कि जितना भी प्रोफेशनल वर्क था, है ना, ज़्यादातर काम छोटे टाउन में होते थे। ठीक है, और क्या बोला है, सिटी प्लानिंग रफली फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, जितने भी सिटी प्लान किए गए थे, है ना, उसमें एक ग्रिड पैटर्न था, है ना। और स्ट्रीट जो थी रैन फ्रॉम नॉर्थ, है ना, एंड कट एट राइट एंगल। कहने का मतलब लोअर टाउन की विशेषता क्या है कि सड़कें 90 डिग्री पे, ग्रिड पैटर्न का मतलब ऐसे देखिए एकदम सीधा सीधा ग्रिड बन रहा था, ऐसे सड़कें थी। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या है, यानी जाल बन जाता है, जैसे इसी को बोलते ग्रिड पैटर्न। यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री की यानी 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, है ना। ऐसे सड़क आई है तो दूसरी सड़क ऐसे जाती थी, 90 डिग्री का इनके बीच जो एंगल बनता था 90 डिग्री का बनता था, है ना, एकदम चौराहे जैसा शेप। तो ऐसे में इसी को ग्रिड पैटर्न बोला गया। गलियां भी सेम ऐसे ही थी। अब बोला स्ट्रीट रैन फ्रॉम नॉर्थ, गली हमेशा घर के जो घर बने थे, मकान अगर ऐसे बना है, ठीक है, मकान अगर ऐसे बना है तो मकान के ये जो नॉर्थ साइड होते थे, नॉर्थ साइड, है ना, यहीं से सड़कें जाती थी, है ना। यही बोला है कि गलियां हमेशा घरों के नॉर्थ तरफ से ही निकलती थी। ठीक है, यानी ये कहा जाए कि जो घरों के नॉर्थ तरफ से निकल रही थी, ठीक है, तो घरों में प्रवेश का जो मुख्य द्वार था वो नॉर्थ की तरफ था, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, एंड कट एट राइट एंगल, और एक दूसरे को जो गलियां हैं वो भी 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, तो ये कुछ एडवांस टाइप का इनका क्या था, फीचर था। आई होप आपको बेहतर से समझ में आ रहा है। और क्या इसके विशेषताएं थे, डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट, यानी क्या क्या विशेषताएं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, आइए देखते हैं डिटेल में एक एक करके। जैसे कि प्यारे बंधुओं लिखा गया है टाउन प्लानिंग में कि स्ट्रीट्स वर वाइड, जो गलियां थी बहुत चौड़ी थी, है ना।
यहाँ तक कि जो मुख्य गली है वह 10 मीटर चौड़ी होती थी, 10 मीटर चौड़ी होती थी, है ना, 10 मीटर चौड़ी मेन गली 10 मीटर चौड़ी होती थी। अब आप सोचिए आज के डेट में किसी भी गांव में जो मुख्य गली है क्या 10 मीटर चौड़ी है क्या? ठीक है, ऐसा कहीं आपको देखने को मिल रहा है? ठीक है, वो उस समय के लोग इतने डेवलप थे कि जो मेन गली थी वो 10 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, और डिवाइडिंग क्या बोला, एंड डिवाइडिंग द टाउन इनटू रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्लॉक। जो शहर था या तो वह आयताकार था या तो स्क्वायर के शेप में था। ठीक है, शहर या तो आयताकार था, रेक्टेंगुलर था, ऐसा घर जो लोगों के बने थे, या तो आयताकार थे, शहर का शेप भी ऐसा कुछ था, या तो स्क्वायर के शेप में था। ठीक है, या तो वर्ग के शेप में लोग घर बनाते थे या तो रेक्टेंगुलर बनाते थे। इसी तरह जो शहर बसे थे वो भी या तो रेक्टेंगुलर शेप में थे या तो स्क्वायर ब्लॉक में थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर बोला देयर वर लैम्प पोस्ट एट इंटरवल। आज आप देखते हैं कि गांव में घर जो बने हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइड्स में ऐसे ऐसे घर बने हैं और घर के नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे ये गली हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे डेंस बहुत है। और ये बात है उस समय जो घर बने थे और जो गांव थे, जगह जगह लैंप लगा था। जैसे आज के गांव में, ठीक है, आज के शहरों में जगह जगह बिजली के पोल पे जो है ट्यूबलाइट लगी होती थी, उस समय लैंप लगे होते थे नियमित दूरी के अंतराल पे लैंप लगे होते थे, है ना। लैंप पोस्ट एट इंटरवल्स, है ना, कि नियमित दूरी के अंतराल पर वहाँ पे जगह जगह लैंप लगे थे, लोगों की सुविधा थी। ठीक है, यानी प्रकाश के लिए लैंप लगाए गए थे। और देखिए दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स, घरों में जो ईंट थी प्रयोग हुई है हड़प्पा के, जो मेच्योर हड़प्पन के ज़्यादातर साइट पे वह पक्की ईंट का, बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब देखिए, बर्न्ट ब्रिक का मतलब पक्की ईंट का मतलब ईंट को मिट्टी का बना के शेप देने के बाद ईंट को, इसको क्या करते थे, इस पे जो भी डिजाइन बनाना था अंदर बाहर दोनों तरफ डिजाइन बनाते थे। उसके बाद इसको जो है भट्ठी में जला के पकाया जाता था, जैसे आज भट्ठे में जला के क्या है पकाया जाता है। फिर इस ईंट का क्या है जो है घरों में निर्माण किया गया, इसको बोलते हैं बर्न्ट ब्रिक्स, यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईंट की क्वालिटी बहुत गुड है, अच्छी है। ठीक, और यूनिक फीचर क्या था ईंटों में, है ना, कि ये इनका जो रेशियो था ईंट का 1:2:4 था, 1:2:4, 1:4 के रेशियो में ईंट की साइज थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 1:4 के रेशियो में जो है, जब भी इनकी रेशियो हम निकालते हैं तो 1:4 के रेशियो में मिलता है। ईंट का जो ये यूनिक फीचर था, यानी एकदम अद्भुत विशेषता थी, है ना, कि ईंट जो है 1:4 के रेशियो में थे, है ना। जो थिकनेस थी 1 की थी और जो विड्थ थी वो 2 की थी और जो लेंथ थी वो 4 की थी। तो यही है 1:4 का रेशियो। ठीक है, आप आई होप आपको एकदम बेहतर से समझ में आ गया। फिर बोला है अक्रॉस ऑल हड़प्पन स्ट्रक्चर, हड़प्पन का जितना भी स्ट्रक्चर है ना, उसमें ज़्यादातर यही जो है रेशियो पाया गया है ना, थिकनेस, विड्थ और लेंथ का। समझ गए, थिकनेस, विड्थ और लेंथ का जो रेशियो 1:2:4 रहा है। जितनी भी हड़प्पन की साइट है मैक्सिमम साइट से जो बर्न्ट ब्रिक्स पाई गई हैं, ठीक है, सब एकदम आइडेंटिकल है। फिर क्या बोला है कि इक्वली स्ट्राइकिंग वाज यूनिफॉर्मिटी द एवरेज साइज ऑफ ब्रिक। अगर हम यूनिफॉर्मिटी थी, एक समानता थी सभी ईंटों में, जो एवरेज जो साइज था ईंटों का, है ना, वह जो 7x14x28 सेंटीमीटर था, है ना। ये जो है घरों में फार हाउसेस, मतलब जो घर में प्रयोग की गई थी, बात समझे, जो घरों में ईंट मिले हैं उनकी जो साइज है
7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। यानी यह इस ईंट का प्रयोग कहाँ बेसिकली किया गया? घरों में किया गया। और दूसरे प्रकार की जो ईंट मिली है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये शहर के दीवालों में प्रयोग की गई है। कहाँ की गई है? शहर के दीवालों में की गई। तो सोचिए कितनी इसमें यूनिफॉर्मिटी है। मतलब जहाँ भी शहर का जो सीटाडेल है उसको अगर जो है फेंस किया गया, वाल्ड किया गया, तो उस सिटी वाल्ड में जितनी भी ईंटें मिली हैं उनका रेशियो 10 रेशियो 20 रेशियो 40 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 10 इंटू 20 इंटू है ना 40 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 20 इंटू 4 सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या बोला है कि जो घरों में यूज किया गया है ना, घरों में जो ईंट यूज किया गया है वो 7 रेशियो है ना 14 रेशियो और 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर में है ना। और आप जब इनका रेशियो निकालेंगे 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो 1:4 के रेशियो में इनका भी देखेंगे, 0 0 काट देंगे तो 1:4 के रेशियो में। तो बोला है, वही बोला है, रेशियो हमेशा एकदम क्या रहा है? 1, 2 और 4 ही रहा है, ठीक है। रेशियो ईंटों का क्या रहा है? 1, 2, 4 रहा है। लेकिन साइज बेशक बदल गई हो, रेशियो हमेशा क्या रहा है? सेम रहा है। तो साइज जो वे ईंट जो घरों में प्रयोग किए जाते थे वे है ना, जो इनकी जो थिकनेस थी 7 सेंटीमीटर, जो विड्थ थी और 14 सेंटीमीटर, जो लेंथ थी और 28 सेंटीमीटर रही है। और जबकि जो सिटी के वाल में प्रयोग किया गया इसकी जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि दे हैड एन एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। पानी का ड्रेनेज मतलब जल निकासी का, नाले की बहुत उच्चतम व्यवस्था थी, ठीक है। कैसे उच्चतम व्यवस्था थी कि जितने भी गांव थे उसमें सिर्फ कालीबंगा को छोड़ दिया जाए तो साइट में अच्छे जल निकासी की व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी बात है ना, जो नाले बने थे नाले को फिर स्लैब लगा के पटिया लगा के ढका गया था, है ना। और वह पटिया किससे बना था? मोर्टार से बना था, ठीक है, जिसमें चूना था और जिप्सम था, चूना था और जिप्सम था, उसी से मोर्टार बनाए गए थे, मोर्टार से प्लस्तर किया गया था। तो सोचिए स्लैब से नाले को क्या है? ढका गया था, ठीक है। यानी लाइम, चूना और जिप्सम लगा के कवर्ड कर दिया गया था एक स्लैब बना के, ठीक है, ताकि पानी आसानी से नीचे से बह जाए, ऊपर से जो है कचरा उसमें अंदर ना जाए। तो उच्चतम व्यवस्था थी उस समय, है ना। कब? यानी बीसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो कब बीसी? कितने बीसी? रेडियो कार्बन डेटिंग का माने तो 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच में हड़प्पन का जो मैच्योर फेज था, हम इसी की बात कर रहे हैं। इस पे भी अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं उनके अलग अलग व्यू हैं, मतभेद है, लेकिन एक मोटी मोटा रेशियो जो है यही माना जाता है 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी रेडियो कार्बन डेटिंग। अधिकांश जगहों, अधिकांश बुक में ये मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू होगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या बोला है कि बोला है कि हाउस वर ऑफन 2 or more स्टोरीज। देखिए आज के डेट में घर जो है आप देखेंगे ज़्यादा लोगों के घर 2 तल्ले नहीं, उस समय के जो घर थे ज़्यादातर घर जो है 2 तल्ले थे। यानी जितने भी हाउस बने थे 2 स्टोरी के बने थे। कितने स्टोरी के बने थे? 2 स्टोरी के बने थे। तो अब आप सोचिए कि जो मकान बने थे वो 2 महले के बने थे, ठीक है। मकान कितने महले के बने थे? 2 महले के बने थे, है ना। तो वही एक कहना चाहता है कि ज़्यादातर जो घर बने थे वह 2 स्टोरीज थे, ठीक है ना। लेकिन उनके साइज अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि साइज तो हमेशा अलग रहेगी, घर तो एक समान तो एक साइज का बनेगा नहीं, ठीक है, बात समझे ना।
फिर आगे बोला है नो विंडो फेस्ड द स्ट्रीट, कोई भी खिड़की गली की तरफ नहीं खुलती थी। ठीक है, कोई भी खिड़की जो है गली की तरफ नहीं खुलती थी, यानी जो गलियां होती हैं वहाँ पे लोगों के जो है घरों की खिड़की नहीं खुलती थी, उस तरफ उसका मुंह नहीं होता था, है ना। समझ गए? तो आई होप आपको बेहतर से समझ में आ रहा है, एक आध दो अपवादों को छोड़ के। लोगों के बाथरूम में टाइल्स लगा था उस समय, आज लोगों के बाथरूम में टाइल्स बहुत, रिमोट एरिया में चले जाएंगे तो रेयर केस में आपको मिलेगा, है ना, कि आज भी जो है 70% लोगों के जो बाथरूम है, वॉशरूम है, उसमें आप टाइल्स नहीं पाएंगे रिमोट एरिया में। लेकिन उस समय जो है घर में जो बाथरूम थे टाइल्स लगे थे। ठीक है, तो एडवांस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। फिर आगे बोला है, क्या बोला है, सम हाउसेस हैड देयर ओन वेल, कुछ घर में तो उनका अपना कुआं भी होता था पानी के लिए, ताकि उनको पानी की किल्लत ना हो। ठीक है, कुछ घरों में उनका अपना क्या है, कुआं भी था। ठीक है, अब कुएं में सबसे फीचर्स ये है, कुएं में, है ना, पानी निकालने की उच्चतम व्यवस्था थी और पानी निकासी की भी उच्चतम व्यवस्था थी। कुएं से भी पानी निकालने की उच्चतम व्यवस्था थी, तो और पानी गांव में नाले की भी उच्चतम व्यवस्था थी, है ना, कहीं पे, ताकि जो है पानी जो है स्टॉपेज ना हो, है ना। अगर पानी स्टॉपेज नहीं होगा तो वहाँ पे जो है गंदगी कम होगी। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको टाउन प्लानिंग समझ में आ गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में सोसाइटी देखेंगे। क्या देखेंगे? सोसाइटी कैसी थी, फिर इकोनॉमी को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।